Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 9 some applications of trigonometry. तो इसमें हम लोग स्टूडेंट्स क्लास 10 जो कि चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो बाकी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बाकी के 11 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया पिछले वीडियो में, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, मैं हर बार मैं आपसे कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए, तब अगर नहीं हो पाएगा तब आप इस सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ बर्ड इज सिटिंग ऑन 80 मीटर हाई ट्री। एक बर्ड है जो कि 80 मीटर हाई ट्री पर बैठा हुआ है। क्या एक चिड़िया है जो कि 80 मीटर ऊंची पेड़ पर क्या है बैठा हुआ है। तो चलो देखो, एक चिड़िया को हम लोग बैठा देते हैं 80 मीटर ऊंची पेड़ पर। ये हो गया। ये क्या है, ये हम लोग मानते हैं ये हमारा क्या है, ट्री है, ठीक है ना। इस पर एक चिड़िया यहाँ पे बैठी रहेगी। चलिए ठीक है। अब आगे क्या कह रखा है कि a bird is sitting on a 80 meter high tree. The angle of elevation of the bird is 45 degree from a point on the ground. यानी बर्ड का ग्राउंड पे किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, बर्ड का ग्राउंड से, वो बर्ड का ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री है। आगे देखते हैं क्या कह रखा है। आगे कहता है कि मतलब उस पक्षी का पृथ्वी पर, भूमि पर किसी बिंदु से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। हाँ, द बर्ड इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली सच दैट इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड रिमेन सेम। यानी बर्ड क्या है ना, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है। हॉरिजॉन्टली मतलब यहाँ पे है तो ऐसे उड़ रहा है बर्ड, मतलब एकदम सीध में इसके, ठीक है ना, ऐसे उड़ रहा है या फिर ऐसे उड़ रहा है, ठीक है ना। तो सेम हाइट पर ही उड़ रहा है, ये कहने का मतलब है कि द बर्ड इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली सच दैट इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड रिमेन सेम। मतलब अपनी हाइट को चेंज किए बिना ये हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है। ये बर्ड यानी ये चिड़िया उड़ रही है, ये इधर उड़ रही है या फिर इधर। चलो अब पता करते हैं किधर उड़ रही है, आगे उड़ रही है कि पीछे, वो पता चलेगा बाद में। आगे, आफ्टर 2 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। यानी कि आफ्टर 2 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। यानी इसी पॉइंट पर जो बर्ड है 2 सेकेंड बाद जो बर्ड है उसका एंगल कितना बनना है, 30 डिग्री बनना। ध्यान समझो, इसी पॉइंट पर जो बर्ड है 2 सेकेंड बाद उस बर्ड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनने लगा वो कितना बनने लगा, 30 डिग्री। मतलब वो बर्ड इधर नहीं आई है, वो बर्ड इधर आई है, पीछे गई है। कैसे सर, कैसे पता चलेगा ये बर्ड पीछे गई है? क्योंकि अगर एंगल घटेगा तो हाइट क्या होगी, बढ़ेगी। तो सॉरी, हाइट कह रहा है, डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस अभी यहाँ पे थी तो एंगल क्या हो रहा है, 45 से क्या हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है ना, तो घट रहा है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, मतलब ये पीछे हो जाएगा, ना कि आगे होगा, ठीक है ना। तो ये पीछे हो जाएगा, यानी बर्ड ऐसे उड़ी है, जो चिड़िया है वो ऐसे उड़ी है, और ये हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। ये हाइट क्या रहेगी बताइए, सेम रहेगी। चलिए ठीक है। अब इस समय क्या एंगल बन रहा है, इसी पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है इस समय वो कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। क्लियर है, कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो आई होप कि डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम को ही समझना। डायग्राम अगर हम लोग को समझ में आ जाता है तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखो। अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो कितना समय ली ये चिड़िया समय ली है 2 सेकेंड्स का, 2 सेकेंड का टाइम ली है, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड का स्पीड निकालना है, यानी उस उड़ती हुई चिड़िया का क्या चाल निकालना है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, टाइम मालूम है। अगर हम लोग को ये वाली डिस्टेंस मालूम हो जाए, ये वाली डिस्टेंस अगर हम लोग को मालूम हो जाए कि कितना पीछे गई है,
तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड निकाल लेंगे। क्लियर है? तो वो हम लोग डिस्टेंस ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग नेम दे देते हैं, ये हो गया ए बी, और ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है सर, इतना तो काम हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगर आप इतना काम कर सकते हो, अगर आप इतना काम कर सकते हो तो एक बात को जरा ध्यान से और गौर से समझना, क्या होगा, सुनो सुनो क्या होगा। सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट ए बी बी द ट्री, बी द ट्री, ठीक है ना। मान लीजिए कि ए बी क्या है, ट्री है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा नेम तो दे चुके हम लोग, ये पॉइंट ये है, पूरा नेम तो हम लोग दे चुके हैं। तो करेंगे क्या हम लोग, एक बार ये वाला ट्रायंगल लेंगे और एक बार हम लोग ये वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, दोनों बारी बारी से ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ये आपको बताया गया है कि आपको ऐसे ही करना है, तो बारी बारी से हम लोग दोनों ट्रायंगल लेंगे। अच्छा, ये जो हाइट है, ये हाइट कितना, 80 मीटर हाई है, तो ये आपको हाइट दे रखा है कितना, 80 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। चलिए क्लियर है इतनी बात। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, रेशियो लगाएंगे। तो tan पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या, ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग देख सकते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू tan 45, तो 45 ये बन रहा है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है ना, ए बी क्या है, 80 डिग्री, 80 मीटर है, क्या है 80 मीटर, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी है 80 मीटर और हो गया बी सी, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा क्या, आपका बताइए, बी सी बराबर हो जाएगा 80 मीटर, मतलब बी सी भी आपका 80 मीटर है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल डी ई सी, इन ट्रायंगल डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी में, तो ट्रायंगल डी ई सी में क्या होगा, हम लोग लगाएंगे tan 30 डिग्री, क्यों 30 डिग्री तो बन रहा है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन और ये पूरा बेस हो जाएगा, तो ई सी, डी अपॉन क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, इतनी बात है हम लोग को। चलिए आगे देखिए, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आगे समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए आपका tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्या होती है बताइए, 1/√3 होती है, इक्वल टू डी ई कितना है, 80 है, तो ये हो जाएगा हमारा 80 मीटर हो जाएगा, और आप 80 ही लिख लो, यूनिट से यूनिट कट जाएगा। ईसी को क्या लिख सकते हैं बताइए, ईसी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। बोलो, अरे ये ईसी है, ये ईसी है, तो इतना प्लस इतना, बोलो लिख सकते हैं। तो देखो ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो ई बी बराबर क्या हो जाएगा, ई बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 80√3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बी सी वैल्यू हम लोग को मिल चुका है 80, तो यहाँ पे रख देंगे, तो ई बी प्लस 80 बराबर कितना हो जाएगा, 80√3। ठीक है ना, 80√3। ये 80 कहाँ से है, तो आपको रीजन दे देना है, क्योंकि बी सी इज इक्वल टू 80 मीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिए, तो ई बी बराबर क्या हो जाएगा, ई बी बराबर हो जाएगा 80√3 माइनस 80 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 80 इधर आएगा तो माइनस 80, तो ई बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा। तो ई बी बराबर कह रहा है √3 का यूज करना है, तो बिल्कुल यूज कीजिए आप, क्या हो जाएगा 1.732 और माइनस क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है ना। ई बी बराबर जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करोगे ना, तो ये आ जाएगा 58.56 मीटर, इतना आ जाएगा 58.56, मतलब 58.56 मीटर, सॉरी 58.56 मीटर होगा। ठीक है, ये हम लोग को क्या मिल गया, ये डिस्टेंस मिल गया, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। तो लिखेंगे स्पीड ऑफ फ्लाइंग बर्ड यानी उड़ती हुई चिड़िया की चाल, फ्लाइंग बर्ड, स्पीड ऑफ फ्लाइंग बर्ड। क्या लिखोगे हिंदी मीडियम वाले, उड़ती हुई चिड़िया की चाल, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है,
क्या होता है बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 58.56 मीटर और टाइम है 2, तो 29 दूना 58 होगा, तो 29 पॉइंट कितना हो जाएगा, 28 दूना 56, इतना मीटर प्रति सेकंड होगा। इतना मीटर प्रति सेकंड क्या होगी उस चिड़िया की, उस बर्ड की क्या होगी, स्पीड होगी। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अ बोट इज कमिंग टूवर्ड्स अ ब्रिज, एक बोट है जो कि ब्रिज की ओर आ रहा है, ठीक है ना। एट एनी इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ब्रिज इज 30 डिग्री, यानी किसी समय में जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ब्रिज है, ब्रिज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। आफ्टर ट्रेवलिंग 4 मिनट्स विथ सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से 4 मिनट बाद, मतलब सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, 4 मिनट बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। हाउ मच मोर टाइम इज टेकन बाय द बोट टू रीच द ब्रिज, यानी कि कितना टाइम लेगा वो बोट ब्रिज के पास पहुंचने में, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो बात कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम बनाएंगे। कह रहे हैं बोट इज कमिंग टूवर्ड्स ब्रिज, एक बोट है, एक नाव है जो कि ब्रिज की ओर आ रहा है, ठीक है ना। एक नाव है जो कि पुल की ओर आ रहा है। तो हम लोग मानते हैं कहीं पुल होगा, ठीक है ना। पुल की ओर क्या आ रहा है, नाव आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखो तो करते क्या है, ये हो गया ब्रिज, मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है। ये ब्रिज हो गया ए बी क्या है, ब्रिज है। अब नाव क्या है, नाव जो है ना ब्रिज की ओर आ रहा है, ठीक है ना। नाव जो है वो कहाँ पे आ रहा है बताइए, नाव जो है वो कहाँ पे आ रहा है बताइए, वो आ रहा है ब्रिज की ओर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, नाव है, ठीक है, ठीक है। चलिए समझ लीजिए ये नाव है ना। अब देखो ये क्या है, नाव जो है वो कहाँ पे आ रहा है, ब्रिज की ओर आ रहा है। तो ब्रिज की ओर आ रहा है तो अभी नाव कितना एंगल बना रहा है, जो नाव यानी बोट है, जो बोट है अभी कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये 30 डिग्री का एंगल बना लेगा। ये कितना एंगल बना लेगा बताइए, 30 डिग्री का एंगल बना लेगा। 4 मिनट बाद आफ्टर ट्रेवलिंग 4 मिनट्स विथ द सेम वेलोसिटी, यानी सेम वेलोसिटी से ये क्या करता है, मूव करता है। तो 4 मिनट बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो 4 मिनट बाद मान लेते हैं यहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है, तो इस समय एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा बताइए, 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, 4 मिनट्स लगा। कितना लगा बताइए, 4 मिनट्स लगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं क्या बात बोल रहा है। आगे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे 60 डिग्री बन गया। हाउ मच मोर टाइम इज टेकन बाय द बोट टू रीच द ब्रिज, यानी कि जो बोट है यानी कि जो नाव है वो ब्रिज तक यानी पुल तक पहुंचने में कितना समय लेगा, वो हम लोग को टाइम, वही हम लोग को टाइम फाइंड आउट करना है। तो करेंगे कैसे, देखिए ये हो गया ए बी और ये हो गया सी, ये क्या हो गया, सी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना। चलिए देखिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, टाइम आपसे पूछ रहा है। देखो यहाँ का टाइम दिया हुआ है, हम लोग ये वाली डिस्टेंस हम लोग को मालूम हो जाए और ये वाली डिस्टेंस मालूम हो जाए, तो इतने डिस्टेंस में जो स्पीड आएगा और इतने डिस्टेंस में जो स्पीड बनेगा वो स्पीड हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है यानी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है, यानी कि हम मान लेते हैं, मान लो ऐसे समझो, अगर मान लो ये वाली डिस्टेंस x है तो x बाई 4 कर लेंगे, और ये वाली डिस्टेंस मान लो y है तो y बाई t कर लेंगे। तो फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, जो फिर देख लेंगे कितना टाइम आएगा, ठीक है ना। ऐसे तो टाइम हम लोग को मिल जाएगा ना। तो मेरे कहने का मतलब ये क्या है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है ना। तो स्पीड क्या है, सेम है, इसलिए दोनों स्पीड को हम लोगों ने क्या किया, इक्वल किया। ये आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, क्या कौन कौन सा, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे।
फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेंगे, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेंगे और दोनों की स्पीड को इक्वल कर लेंगे क्योंकि सेम वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो चलिए ऐसे ही करने वाले हम लोग। तो सर कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, बाकी कुछ तो दिया नहीं है तो करेंगे ना हम लोग, हमारे पास दो ट्रायंगल है तो दो ट्रायंगल पे हम लोग काम करेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। पहले दो ट्रायंगल पे काम करना चालू कर लो आप, ठीक है। आप चाहे से इसको x मान कर सकते हो आप इसको, और चाहे से इसको आप ये वाली डिस्टेंस को आप y मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी y हो जाएगी, ये x मीटर हो गई, ये y मीटर हो गई, ठीक है ना। हम लोग मानते हैं लेट ए बी बी द ब्रिज, ठीक है ना। और बी डी क्या है, बी डी इक्वल टू एक्स मीटर है, और डी सी क्या है, डी सी इक्वल टू वाई मीटर है, ये हम लोगों ने नेट किया है। चलिए ठीक है, बारी बारी से ट्रायंगल लगाते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी और बी डी, बेस क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये ए बी रहेगा, बी डी हो गया x। ए बी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, क्यों सर, क्यों सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि देखो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो जाएगा, तो ए बी को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है सर। ए बी को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे, √3x हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट। नाउ दूसरे ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो tan 60 डिग्री नहीं, tan 30 इस बार बनेगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी अपॉन परपेंडिकुलर यानी ए बी, और अपॉन बेस क्या है, बी सी, बेस क्या है बी सी। तो tan 30 की वैल्यू √3 होती है, 1/√3 होती है। ए बी अभी नहीं मालूम, बी सी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, ये ए बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ए बी बराबर हो जाएगा x प्लस वाई बाई √3, ठीक है ना। ये हो गया सेकेंड। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, √3x बराबर x प्लस वाई अपॉन √3, ये जाएगा मल्टीप्लाई कर लेगा तो 3x बन जाएगा, क्योंकि √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेगा 3x, x प्लस वाई, x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ये जाएगा सब्ट्रैक्ट कर लेगा, y बराबर 2x हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो y बराबर हम लोग को क्या मिल गया, 2x मिल गया। अब देखो टाइम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, टाइम की बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस क्या है, 2x है, ये अगर x है तो ये 2x है, कैसे सर, क्योंकि y बराबर 2x आया है, ये 2x है और ये क्या है, x है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का स्पीड निकालेंगे, कैसे, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो y बाई 4, डिस्टेंस किस में है, मीटर में है, y बाई 4, ठीक है ना। और टाइम कितने किस में है, सेकंड में, अरे मिनट में, सॉरी, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ का क्या हो जाएगा, x/t, क्या हो जाएगा, x/t, हम लोग को नहीं मालूम ना कितना टाइम लेगा यहाँ पर, तो क्या हो गया, x/t हो गया। y की जगह क्या रख देंगे, 2x अपॉन 4, x/t, x से x गया तो 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, t बराबर 2 मिनट्स, t बराबर कितना हो जाएगा, 2 मिनट्स हो जाएगा, यानी कि 2 मिनट का टाइम लेगा, 2 मिनट का टाइम लेगा बोट पुल तक पहुंचने में, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे हम लोग। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बिकम्स थीटा फ्रॉम फाई, अच्छा मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है, फाई से क्या हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है। देन द शैडो ऑफ अ पिलर स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज इंक्रीज बाय a मीटर्स, ठीक है ना। तो जो पिलर का जो शेडो है ना, a मीटर क्या होता है, बढ़ जाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पिलर, तो आपको पिलर का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले एक बार समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण थीटा से फाई,
सॉरी जब सूर्य का उन्नयन कोण, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा होता है तब उस समय फाई से क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो उस समय जो पिलर है, जो स्तंभ है, स्तंभ का जो छाया रहती है वो ए मीटर क्या होती है, बढ़ जाती है। स्तंभ की छाया क्या होगी, ए मीटर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हम लोग को फाइंड द लेंथ ऑफ द पिलर, तो पिलर की हम लोग की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। पिलर को हम लोग को क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। चलो देखो कैसे करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, करें एक पिलर है, तो ये पिलर यानी स्तंभ ये बना लिया, ये चलिए ठीक है। अब देखो क्या है, इसका नाम दे देते ए और बी। क्या नाम दे देते बताइए, इसका नाम दे देते ए और बी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, ध्यान समझो ध्यान से। कह रहा अभी तक जो इसका शेडो बन रहा था वो तो बन ही रहा था, ठीक है ना। यानी कि पहले एंगल कितना बन रहा था, फाई, क्योंकि फाई से थीटा हो रहा है। तो पहले एंगल फाई था, जब एंगल फाई था तो शेडो कितना था वो हम लोग को नहीं मालूम, तो हम लोग मान लेते हैं उस समय शेडो कितना था, एक्स मीटर। कितना था शेडो बताइए, उस समय शेडो कितना था, एक्स मीटर। अब क्या हुआ, फाई से, सॉरी फाई होगा यहाँ पर, अब क्या होगा, फाई से क्या हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है। तो फाई से थीटा हो जा रहा है, तो ये मानते हैं यहाँ पर फाई से थीटा हो गया। फाई से थीटा हो गया, तो ये बन गया थीटा। अच्छा, जब फाई से थीटा हुआ ना, तो इस समय इसकी जो शेडो है वो इंक्रीज हो जाती है ए मीटर इंक्रीज हो गया। तो ए मीटर क्या हो गया, शेडो इंक्रीज हो गया। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया, अब आगे आप कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको बता रखा हूँ। ये हमारा हो गया सी, ये हमारा हो गया डी। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट ए बी द पिलर, ठीक है ना। मानते हैं कि ए बी क्या है, पिलर होगा। और हाइट लेट की है हाइट ऑफ पिलर टू बी एच मीटर। माना ये जो पिलर है, जो स्तंभ है, उसकी ऊंचाई कितनी है, एच मीटर है। ठीक है सर, ये भी सही है, एच मीटर हम लोग मान लेंगे, एच मीटर है ना। चलिए ठीक है, आगे क्या करना है, और क्या है हमारे पास, बी सी बराबर एक्स मीटर है, और क्या है, सी डी बराबर क्या है, ए मीटर है। देखिए एक बात आप समझिएगा, जब हम लोग दोनों ट्रायंगल को लेंगे ना, दोनों ट्रायंगल को, छोटे वाले को बड़े वाले को, क्या कॉमन मिलेगा सर। जब दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो उस समय हम लोग को एक्स कॉमन मिलेगा। तो अब किसी बच्चे के दिमाग में आया, नहीं सर एच भी तो कॉमन मिल रहा है। हाँ, एच भी कॉमन मिल रहा है, एक्स भी कॉमन मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट किसको बनाएंगे। अब आप दिमाग लगाइए, बताइए सब्जेक्ट किसको बनाएंगे। सब्जेक्ट हम लोग एक्स को बनाएंगे कि एच को बनाएंगे। तो हम लोग सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, एक्स को बनाएंगे। सर एच को क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को देखो लेंथ ही फाइंड आउट करनी है पिलर की। तो पिलर की लेंथ यानी हाइट, तो सब्जेक्ट एच को नहीं बनाएंगे। जब हम लोग सब्जेक्ट एच को ही बना लेंगे तो एच तो गायब हो जाएगा। जिसको हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं वो क्या होता है, गायब हो जाता है ना। तो एच तो गायब हो जाएगा, जो कि हमको वही निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पिलर। ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई तो ज्ञात करनी है हम लोग को। तो किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, एक्स को। बात समझ में आ गई ना। तो आप ऐसे दिमाग लगा करके किया करिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब हमारे ख्याल से अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप करोगे इसको जल्दी से। इन ट्रायंगल ए बी सी, tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है ना। तो tan फाई को tan फाई ही रख दें, क्योंकि अब कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। ए बी कितना है हमारा, ए बी कितना है हम लोग का, एच है, और बी सी कितना है, एक्स है, बी सी कितना है, एक्स है, ठीक है ना। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने क्या, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन tan फाई हो जाएगा। मैं क्या बोला कि आपको किसको सब्जेक्ट बनाना है, एक्स को ना। तो एक्स को आप सब्जेक्ट बनाइएगा, तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। नाउ अब क्या करेंगे, अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ठीक है ना। इन ट्रायंगल जो करते आए हैं सब क्वेश्चन में वही करेंगे, कुछ अलग से नहीं करना है आपको, ठीक है ना। देख करके घबराना नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा, एंगल नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, करो सब वैसे ही करो। इन ट्रायंगल ए बी डी, एक बार छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया, एक बार बड़ा वाला। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या होगा बताइए, tan
फाई सॉरी थीटा, tan थीटा, tan थीटा यानी परपेंडिकुलर यानी ए बी हो गया, और अपॉन बेस, बेस यानी क्या हो गया, बी डी हो गया, बेस यानी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर ए बी कितना है, एच है, और बी डी कितना है, ए प्लस एक्स है, ए प्लस एक्स है, बी डी कितना है, ए प्लस एक्स। मैं आपसे क्या कहा, एक्स को हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे ना, ये जाएगा इधर, तो ए प्लस एक्स है, ए प्लस एक्स क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। सर इस tan थीटा को यहाँ क्यों नहीं ला दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एक्स को सब्जेक्ट बनाना है ना, इसलिए अभी उसको नहीं लाएंगे इधर हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, एच बन जाएगा। ठीक है सर, ये काम कर लेंगे हम लोग। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर ले, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर ले, तो क्या हो जाएगा, ए tan थीटा हो जाएगा और प्लस एक्स tan थीटा हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, एच हो गया। अब ए tan थीटा को यहाँ से हटाओ, क्योंकि हम लोग को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स tan थीटा बच जाएगा। जब इसको हटाएंगे तो क्या यहाँ पे रहेगा, एच माइनस ए tan थीटा, ए tan थीटा हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आई। अब आप चाहो तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर लो, या फिर आप सब्जेक्ट बना लो एक्स को, तो क्या हो जाएगा, एच माइनस ए tan थीटा, ए tan थीटा अपॉन tan थीटा, tan थीटा, ये हो गया सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो h अपॉन tan फाई बराबर h माइनस ए tan थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है ना। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो h tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, h tan अल्फा हो जाएगा, सॉरी h tan फाई हो जाएगा, माइनस ए tan थीटा और tan फाई हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, ये जो माइनस में इसको इधर ले आओ, तो a tan थीटा tan फाई हो जाएगा, और जब इसको इधर लाओगे ये तो अपनी जगह पे है, तो h tan फाई हो जाएगा, और ये थीटा को उधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, प्लस सॉरी प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस h tan थीटा हो जाएगा, h tan थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, tan फाई माइनस tan थीटा बराबर a tan थीटा tan फाई, ठीक है ना। ये हो गया हमारा tan थीटा और tan फाई हो गया, ठीक है सर। h बराबर क्या हो जाएगा, a tan थीटा tan फाई अपॉन क्या हो जाएगा, tan फाई माइनस tan थीटा हो जाएगा, इतना मीटर आंसर। तो हाइट ऑफ द पिलर यानी या फिर लेंथ ऑफ द पिलर विल बी इतने मीटर, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्टेंसेस a मीटर एंड b मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन are complementary, prove that the height of the tower is square root ab meters। देखो क्या कह रहा है, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points on the ground of distances a meter and b meter from the base of the tower। ध्यान समझिएगा, क्या कह रहा है कि the angles of elevation of the top of a tower, यानी कि टावर के टॉप से, टावर के शीर्ष से, एक टावर है, उस टावर के शीर्ष से, ये हम लोग मानते हैं ये क्या है, हमारा एक टावर है, ये क्या है, हमारा एक टावर है, इसका नाम देते हैं ए बी। इस टावर के शीर्ष से ग्राउंड पर यानी जमीन पर दो बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं पर जो कोण है, मतलब वो दोनों बिंदु बेस से, बेस यानी इसका बेस ये होगा, बेस यानी पाद बिंदु से, मीनार के पाद सॉरी टावर के पाद बिंदु से, ठीक है ना, यानी उसके बेस से इनकी डिस्टेंस क्या है, ए मीटर और बी मीटर है। तो ये क्या है, ये कितने डिस्टेंस पर है, ए मीटर की डिस्टेंस पर। ध्यान समझना, बेस से कहाँ है, ए मीटर की डिस्टेंस पर है, और ये क्या है,
b मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, b मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो 2 पॉइंट है, मतलब क्या कह रहा है, एक टावर के शीर्ष से, एक टावर के टॉप से ग्राउंड पर 2 पॉइंट है जो कि a मीटर, जो कि उस टावर के बेस से a मीटर की डिस्टेंस पे है और b मीटर की डिस्टेंस पे है, मतलब एक पॉइंट a मीटर की डिस्टेंस पे है और एक पॉइंट क्या है, b मीटर की डिस्टेंस पे है। अब समझो हिंदी मीडियम वाले, यानी किसी टावर के शीर्ष से भूमि पर 2 बिंदु जो कि a मीटर और b मीटर, जो कि मीनार के आधार से, क्या बोला मैं, ये जो टावर है, टावर के शीर्ष से भूमि पर 2 बिंदु जो कि टावर के आधार से a मीटर और b मीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनका जो एंगल बन रहा है, वो जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, वो एंगल कितना बन रहा है, वो एंगल क्या बोल रखा है कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये क्या होगा, हमारा थीटा हो जाएगा। एक को थीटा मानना पड़ेगा, एक को 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया और ये हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। क्लियर है, बात समझ में आई। देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, 2 एंगल को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 90 डिग्री, उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो इन दोनों एंगल को ऐड करो, देखो 90 डिग्री आएगा, माइनस थीटा प्लस थीटा, ये थीटा से थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग ऐसे ही मानते हैं, एक 90 माइनस थीटा तो अगला क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, या एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, समझ में आया ना, कि किसी टावर के शीर्ष से भूमि पर 2 बिंदु जो कि वो बिंदु टावर के आधार से a मीटर और b मीटर की दूरी पर है, उनका जो अवनमन कोण बन रहा है, सॉरी जो उन्नयन कोण बन रहा है, वो उन्नयन कोण क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री को कहते हैं कोटि पूरक है, तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा और 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, क्या आगे पूछ रहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज स्क्वायर रूट AB मीटर। क्या कह रहा है कि प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर जो होगा, टावर की जो हाइट होगी स्क्वायर रूट AB मीटर होगी, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, हम लोग प्रूव करते हैं। ये हाइट हम लोग मान लेते हैं h है, h मीटर। लेट द हाइट ऑफ टावर टू बी h मीटर, ठीक है ना। और आपके पास क्या है, ABCD, और आपके पास क्या है, BC बराबर क्या है, A मीटर है, और BD बराबर क्या है, BD बराबर क्या है, B मीटर है, ठीक है ना। बारी बारी से ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC में क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा लगाएंगे, tan 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी AB हो जाएगा, अपॉन बेस यानी BC हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। AB कितना है, H है। BC कितना हमारा, A है। BC कितना है बताइए, A है। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में क्या करेंगे बताइए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन बेस यानी BD, बेस यानी क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, tan थीटा बराबर AB कितना है, H है, BD कितना है, BD जो है आपका B है, ठीक है ना। क्या हो गया, B हो गया। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड कर लो आप, तो tan थीटा हो जाएगा इंटू cot थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। H बाई B हो जाएगा इंटू H बाई A हो जाएगा, होगा ना। tan cot कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा cot को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। H और H क्या हो गया, H स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AB हो गया अपॉन AB। ये tan से tan गया, क्या बच गया, A1, तो 1 जाकर किससे मल्टीप्लाई करेगा, तो AB बराबर कितना हो गया, H स्क्वायर। तो H बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट AB मीटर। यही तो आपको प्रूव करना था, तो आपका ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब सुनिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। अब ऐसे ही कई क्वेश्चन बना सकता है, ऐसे कई क्वेश्चन बना सकता है। आपको कह देगा ये 4 मीटर है, ये 9 मीटर है,
तो जब 4 और 9 मीटर है तो 9 4 36, तो हाइट कितनी आ जाएगी? अरे देखो ना, रखो ना, ए की जगह 4 रखो, बी की जगह 9 रखो, तो 36 हो गया। तो हाइट कितनी आ जाएगी? 6 मीटर आ जाएगी। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि ये ए मीटर बी मीटर ना दे करके 4 मीटर और 9 मीटर पे है, तो प्रूव कीजिए कि 6 मीटर हाइट होगी, तो आप कर लोगे। बोलो, ए की जगह 4 दे दे और बी की जगह 9 दे दे और कह देगा प्रूव कीजिए, तो हाइट प्रूव कीजिए कि हाइट क्या होगी? 6 मीटर होगी, तो आप कर लोगे। सेम ऐसे ही जहां ए होगा वहां 4 रखना, जहां बी होगा वहां 9 रखना, सॉल्व हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। या फिर ये भी दे सकता है आपको, क्या ये 5 दे सकता है, ये 20 दे सकता है, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 20 हो जाएगा, 5 गुणे 20 हो जाएगा, तो 20 पंचे 100 हो गया, तो 100 यानी 10 मीटर दे देगा। तब यहाँ पर क्या प्रूव करना होगा कि हाइट क्या होगी? 10 मीटर होगी, है ना। हाइट क्या होगी बताइए? 10 मीटर होगी। और क्या दे सकता है सर? और भी बहुत कुछ दे देगा। क्या दे सकता है? ये हो गया आपका, बस। और भी देख लीजिएगा आप, जो भी मतलब ऐसे करके क्वेश्चन को ये बना सकता है और आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ऐसे अलग अलग नंबर चेंज करते जाएंगे, जिसके कॉम्बिनेशन से मतलब उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कोई वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, तो उसका स्क्वायर रूट कर देना, तो वो उतनी हाइट हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो बना करके अपना दे सकता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये लास्ट वाला क्वेश्चन, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। तो आप क्या करिएगा, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, लगा के चले जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।